नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक बार फिर घूम फिर कर मैं सुप्रीम कोर्ट की शरण में गया हूं। जब मुझको कोई नया मुद्दा नहीं मिल रहा था आज आपके सामने कैमरे पर कुछ बोलने के लिए। सुप्रीम कोर्ट कभी निराश नहीं करता है। उसके दरवाजे मेरे जैसे जिज्ञासु के लिए, मेरे जैसे भिक्षुक के लिए हमेशा खुले रहते हैं कि साहब कोई नया मुद्दा दे दो, आज एडिटोरियल लिखने के लिए या एडिटोरियल पर बोलने के लिए। सुप्रीम कोर्ट से कल एक खबर आई है जो दिल दहलाती है थोड़ा। कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज हैं, थोड़ा नाम बोलने में मुझको दिक्कत होगी लेकिन बोल रहा हूं, कोशिश करता हूं कि सही बोल सकूं। जस्टिस वेद व्यासचार श्रीशानंद, ऐसे नाम है, थोड़ा टंग ट्विस्टर है, जुबान घूमती है जरा। उच्चारण जिनको सुधारना हो वो इसको बोल सकते हैं बार बार। आप भी बिना रुके 5 बार इस नाम का उच्चारण करके देखिएगा, आपकी भी जुबान सुधर सकती है, उच्चारण सुधर सकता है। जस्टिस वेद व्यासचार श्रीशानंद बोल के देखिएगा। अच्छा, सारे श्री है, वेद है, व्यास है, जस्टिस तो है ही सम्मान का। उनके 2 वीडियो क्लिप अभी आए सामने। उस वीडियो क्लिप में वो बेंगलुरु शहर के किसी इलाके का हाल बखान कर रहे हैं बड़े खुलासे से। वहाँ से जो ऑटो रिक्शा निकलता है इस पुल के ऊपर से, उसमें 10-10, 15-15 लोग बैठे रहते हैं। वहाँ से निकलेगा तो बेंगलोर के इस जगह से लेके इस जगह तक का जो इलाका है वो पाकिस्तान है, वो हिंदुस्तान में नहीं है, ऐसा जज साहब कहते दिख रहे हैं। So and so, so and so. So they managed, you don't look into. Go to that Mysore Road flyover. Every auto rickshaw has got 10 people. Every auto rickshaw has got 10 people. It is not applicable because the Mysore Road flyover till up to the market from Gauripalya is in Pakistan, not in India. This is the reality. This is the reality. ನೀವು ಎಂತಾನೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಾರ ಕೆಲ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾವ ಚಾನಲ್ಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ। बेंगलोर में ही हाई कोर्ट बैठता है और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि उतना हिस्सा पाकिस्तान है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के साथ बेंगलोर के उस पाकिस्तान का क्या रिश्ता हो सकता है, कैसे रहेगा? क्या वो भारत के भीतर पाकिस्तान प्रशासित रहेगा या भारत के भीतर वो भारत प्रशासित पाकिस्तान कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जैसा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है या संयुक्त राष्ट्र और पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत वाले कश्मीर के हिस्से को इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। ये बेंगलोर का ये जो हिस्सा है जो हाईकोर्ट के जज ने कहा है तो मुझको कोई शक नहीं है सही कहा होगा। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान है, ये इंडिया नहीं है। ये अब सोचिएगा जरा, बेंगलोर शहर के भीतर राज्य शासन, तो इसको क्या कहेंगे? इसको भारत शासित पाकिस्तान कहा जाएगा या कर्नाटक शासित पाकिस्तान कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन हमको सोचने की जरूरत इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनकी अगुवाई वाली एक बेंच है, 5 जजों की बेंच है। ये बेंच बनती है अलग अलग गंभीर मामलों की सुनवाई के लिए बनती है। जो मेरी सतही जानकारी है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच संविधान पीठ रहती है। वो गंभीर मामलों पे चर्चा करती है जिसपे 1 जज, 2 जज, 3 जज फैसला लें, उसके बजाय और बड़ी पीठ बनाई जाए। तो ऐसी बेंच बनी हुई कोई रही होगी। उन्होंने खुद ही इन दोनों वीडियो का नोटिस लिया, इस बेंच ने खुद ही, सुओ मोटो कहते हैं इसको, स्वतः संज्ञान लिया 5 जजों की इस बेंच ने। और उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है कि ये जो 2 वीडियो हैं जिसमें जज साहब ये बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल लाइव टेलीकास्ट भी होता है, इंटरनेट पे रहता है, यूट्यूब पे रहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के
यूट्यूब चैनल को देखकर कुछ तय नहीं करेगा। उसने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मांगा है कि हमको ये दोनों वीडियो भेजो और क्या है इसके बारे में रिपोर्ट भेजो। तो वहाँ से कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भेजें और सोमवार को यानी परसों इसकी सुनवाई होगी। आज मैं शनिवार को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस बात को, परसों इसकी सुनवाई होगी सोमवार को। ये दोनों वीडियो जो हैं सोशल मीडिया पर इतने धिक्कारे जा रहे हैं, इतने धिक्कारे जा रहे हैं जिसकी हद नहीं। सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी वकील हैं इंदिरा जयसिंह, जो इस तरह के बहुत से सामाजिक न्याय के बहुत सारे मामलों को लेकर बड़ी मुखर रहती हैं। वो ट्विटर पर लंबा चौड़ा लिखती हैं, कई बार पिटीशन फाइल करती हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनकी कोई एक वेबसाइट भी है, कोई लीफलेट या ऐसा किसी नाम की है, उस पर भी वो बहुत से मुद्दों को उठाती हैं। उन्होंने इस मामले पे बहुत ज़ोर शोर से लिखा है। मैं भी उस पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इस पर मेरे पास भी ज़ोर शोर से कहने के लिए है। मैं ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान का हाई कोर्ट जिसके ऊपर जाने की, जिसके फैसले के खिलाफ जाने की औकात हिंदुस्तान के 1% लोगों की भी नहीं है, शायद आधे फीसदी लोगों की भी नहीं है। 99% लोगों की ताकत हाई कोर्ट पहुंचने तक जवाब दे जाती है। उनके लिए क्या फैसला मिल रहा है हाई कोर्ट से? अभी फैसला नहीं आया, लेकिन जज साहब ने कैमरे के सामने लाइव टेलीकास्ट में जो कहा है वो कहा है। मुस्लिमों की एक बस्ती है राजधानी बेंगलुरु में, उसको कहा है कि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान शत्रु राष्ट्र है, भारत के साथ उसके दुश्मनी के रिश्ते हैं। कुछ एक संगठन है हिंदुस्तान में जो अपने आप को नापसंद हर किसी को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। हालांकि इतनी आबादी पाकिस्तान जाएगी तो पाकिस्तान का पता नहीं क्या हाल होगा। लेकिन ये जज साहब जो हैं जस्टिस वेद व्यास 4 श्रीशानंद, थोड़ा मैं जुबान मेरी लड़खड़ाती है, टंग ट्विस्टर में थोड़ा दिक्कत हो रही है। हाई कोर्ट जज का नाम है, ये मुझको सम्मान से लेना चाहिए, इसलिए मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ, चबा चबा के पढ़ रहा हूँ। वो मुस्लिम बस्ती को पाकिस्तान कह रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज जो जुबानी जमा खर्च करते हैं, हो सकता है फैसले में इस लाइन को नहीं लिखेंगे, लेकिन जुबानी बोल रहे हैं इस बात को। क्या ये ठीक है? ये थोड़ा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात, इसी जज का दूसरा वीडियो है जिसमें 2 वकील आमने सामने बहस कर रहे हैं। एक पुरुष वकील है, एक महिला वकील है। यही जज साहब जो हैं जस्टिस वेद व्यास 4 श्रीशानंद, ये पुरुष वकील से पूछते हैं कि आपका मुवक्किल जो है वो इनकम टैक्स भरता है कि नहीं, या इस तरह का कोई सवाल है। सवाल थोड़ा आगे पीछे हो सकता है मेरा। वो वकील जवाब दे उसके पहले जो सामने की महिला वकील है वो कहती है कि हाँ जज साहब, इनका मुवक्किल जो है वो आयकर दाता है, इनकम टैक्स पेई है। मामले के कागजात में रही होगी जानकारी। पूछा एक से गया था, जवाब दूसरे ने दे दिया। इतना बड़ा जुर्म नहीं किया था महिला वकील ने कि जज की झिड़की और डांट और चेतावनी के बाद भी ऐसा किया हो। जब 3 पक्षों के बीच बातचीत होती है तो ऐसा कह देते हैं लोग। तो उसने कह दिया कि हाँ, इनका मुवक्किल जो है साहब वो आयकर दाता है। जज साहब ने इसको कहा, आपको सामने वालों की बड़ी जानकारी है, आपको विपक्ष की, अपोजिशन की बड़ी जानकारी आप रखती हैं। कल के दिन आप मुझको कहेंगी कि सामने वाले वकील साहब जो हैं उनके अंडरगारमेंट का रंग क्या है। अंडरगारमेंट यानी मैं विशुद्ध अपनी भाषा में बोलूं तो उनकी चड्डी का रंग क्या है। ಚೆಕ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಮನ್ಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು 3 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ಗೆ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್? I've admitted not Do you understand?
I understand that concept. Where is books of account yours? Are you income tax assessee? Yes, he is an income tax assessee. Wait ಅಮ್ಮ. Sorry, ನೀವ್ sir. ಯಾಕೆ Sorry, ಹೇಳ್ತೀರಿ? sir. Sorry. ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. both are friends and it's a story of carpenter. आपको लगता है कि हाईकोर्ट जज न भी रहे, कोई क्लर्क रहे, कोई चपरासी रहे, कोई पंक्चर बनाने वाला रहे सड़क किनारे का, मेरे अखबार की जो मशीन है उस पर मशीन मैन जो उसको छापता है वो रहे, ऑटो रिक्शा वाला रहे, कोई किसी महिला को ये कह सकता है कि आपको उसकी चड्डी का रंग मालूम है क्या? आपको तो उसकी चड्डी का भी रंग पता होगा। कोई कह सकते? एक ही जज। मैं नहीं जानता इनके नाम का अर्थ, मेरी जानकारी बहुत ही कम है। मैं इतिहास, पुराण, धर्म इसका बिल्कुल ही मैं अज्ञानी हूँ इन मामलों में। लेकिन जो इन्होंने कहा है, इनका नाम जो है जस्टिस वेद व्यास 4 श्रीशानंद। अब मैं नहीं जानता है 4 नाम उनके शब्द, उनके नाम में जो 4 शब्द है वो 4 वेदों को लेके है क्या? इनका वेद जो है, जो 4 वेद हैं उनसे वेद आया है क्या? व्यास, जो व्यासपीठ कहते हैं जिस पे बैठ के लोग प्रवचन देते हैं, मोरारी बापू प्रवचन देते हैं, हमारे यहाँ कई लोग आते हैं, कोई क्या नाम है, कोई एक शिव पुराण सुनाते हैं, प्रवचन देते हैं, कई लोग प्रवचन देते हैं, शायद उसको व्यासपीठ कहते हैं। जो भगवत गीता पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, शायद उसको व्यासपीठ कहते हैं, ऐसा कुछ है। तो इनके नाम में व्यास भी है, श्रीशानंद भी है, श्री भी है इनके नाम में। श्री यानी संपन्नता या ऐसा कुछ सकारात्मक मतलब होता है उसका। मुसलमानों की बस्ती को पाकिस्तान कह रहे हैं, महिला वकील को कह रहे हैं कि आपको सामने वाले वकील का, आप कल के दिन बोलोगी सामने वाले वकील की चड्डी का रंग क्या है। क्या हो रहा है ये? इंदिरा जैसी ने ठीक लिखा है ट्विटर पर, उन्होंने लिखा है कि इस जज को अदालती काम से तुरंत अलग किया जाए और इसको महिलाओं के बारे में नजरिए को लेकर संवेदनशील होने की किसी ट्रेनिंग पे भेजा जाए, जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग पे भेजा जाए इस हाईकोर्ट जज को। इंदिरा जैसी ने कहा है। मुझको 2 चीजें लगती है, एक तो जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए भी भेजना चाहिए इस जज को, दूसरा इनको भेजना चाहिए हिंदुस्तान के सेकुलर फैब्रिक की जानकारी, जो धर्मनिरपेक्ष ताना बाना है इस देश का, उसके बारे में। आप बात को समझिए, मुस्लिमों की बस्ती को अगर आप पाकिस्तान कहेंगे तो हाईकोर्ट जज, और जो सड़क पे एक सांप्रदायिक और धर्मांध और हिंसक व्यक्ति झंडा डंडा लेके जो चल रहा है, उसमें और हाईकोर्ट जज में फर्क क्या है? फर्क रहना चाहिए। हाईकोर्ट जज को संविधान और कानून के हिसाब से फैसला देना चाहिए। और जो लाठी झंडा डंडा लेकर जो चल रहा है सड़क के ऊपर, जो घोर सांप्रदायिक बात करता है, सांप्रदायिक बात लिखता है, जो किसी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाता है, जहर फैलाता है हवा में, वो कुछ भी कर सकता है। वो मॉब लिंचिंग करता ही है, अलग अलग कई प्रदेशों में मॉब लिंचिंग करता है वो। तो क्या हाईकोर्ट जज के लिए भी ये ठीक है कि वो भी मॉब लिंचिंग करें? ऐसी एक महिला की मॉब लिंचिंग करें? एक जज ही मॉब बन गया और महिला की लिंचिंग कर रहा है, उसको कह रहा है आपको सामने वाले वकील साहब के चड्डी का रंग भी कल पता रहेगा क्या? इस जज को तुरंत काम से अलग करना चाहिए। इस जज को महिलाओं के सम्मान का एक कोर्स करवाना चाहिए, 4-6 महीने का कोर्स, रात दिन। महिला अधिकारों वाले किसी संगठन में बैठकर ये सीखें वहाँ पर कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है, भाषा कैसी रहनी चाहिए। हिंदुस्तान की भाषा बहुत ही हिंसक है महिलाओं के खिलाफ। मैं अभी दूसरे देशों पे नहीं जा रहा हूँ, जिस भाषा को ज़्यादा पढ़ा है उसी पे जा रहा हूँ। यहाँ महिला को लेकर गालियाँ ही गालियाँ भरी हुई है।
कोई उसको रांड कहता है, कोई उसको छिनाल कहता है, कोई उसको वेश्या कहता है, कोई उसको बच्चलन कहता है। औरत के लिए इसी तरह की जुबान है, इस देश के मर्दों की बनाई हुई जुबान है, इसी तरह की जुबान है। तरह तरह से गालियां दी जाती है एक महिला को, टोनी कहकर मार भी दिया जाता है। मुझको आज ही किसी ने याद दिलाया कि इन दिनों छत्तीसगढ़ में टोनही कहकर पीटना, मारना, पूरे के पूरे कुनबे को मार डालना, ये बहुत हो रहा है। जो कवर्धा जिला अभी एकदम से खबरों में है कई वजहों से, वहाँ भी एक महिला को टोनही कहकर उसको, उसके पति को बहुत मारा पीटा गया है, अस्पताल में है, ऐसी एक खबर छपी है, आई है। मैं नहीं जानता है कि नहीं है। महिला को प्रताड़ित करने के लिए, बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं कहा जाता है। एक हाईकोर्ट का जज भी ठीक वही कह रहा है और अपमानित कर रहा है। मुझको लगता है कि इस जज की तनख्वाह से पैसा काट के इस महिला वकील को मुआवजा दिलवाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, उससे कम कुछ नहीं। दर्द होना चाहिए इस जज को। मोटी तनख्वाह मिलती है जजों को, मेरे ख्याल से लाखों रुपए महीने की होगी। इनकी एक महीने की तनख्वाह तो कम से कम काट के इस महिला वकील को मुआवजे में दिलवाना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए पूरी जुडिशरी को इस महिला से। जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच है, मुझको कुछ उसमें अटपटा नहीं लगेगा अगर वो बेंच ही माफ़ी मांग ले इस महिला से और बेंच ही माफ़ी मांग ले बेंगलुरु शहर की उस मुस्लिम बस्ती के बाशिंदों से, जो इस देश के नागरिक हैं और जिनको ये हाईकोर्ट जज पाकिस्तान कह रहा है, उनको पाकिस्तानी कह रहा है, अगर उनकी बस्ती को पाकिस्तान कह रहा है तो। मुझको एक और चीज़ लगती है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच को ये भी सोचना चाहिए, हाई कोर्ट जज की ये टिप्पणी जुबानी वीडियो पे मैंने देखी है, मैं कोशिश करूंगा आपको दिखा सकूं तो। ये टिप्पणी हेट स्पीच नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट देश के एक एक थानेदार को चमका रहा है कि आपके यहाँ नफरत की अगर कोई बात कही जाएगी, हेट स्पीच अगर कुछ रहेगी, उसके खिलाफ जुर्म दर्ज करो, खुद होकर एफआईआर करो, नहीं तो एफआईआर दर्ज न करने को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानेगा। ऐसा मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ बार बार बोल रहे हैं, कई बार उन्होंने कहा है, कई बार चेतावनी दी है पूरे देश को। अब मेरा सवाल जस्टिस चंद्रचूड़ से है कि आपके मातहत आने वाली एक हाई कोर्ट, उसका एक जज, वो फैसले की कुर्सी पर बैठकर अगर हेट स्पीच कर रहा है, उसके ऊपर कौन सा आदेश लागू होगा जस्टिस चंद्रचूड़? उसके ऊपर बेंगलुरु शहर के हाईकोर्ट के इलाके के थाने को एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करना चाहिए? क्या जज के लिए आप एक नया कानून बनाओगे और नेताओं के लिए, धर्म अध्यात्म के संगठनों के लोगों के लिए, इनके लिए अलग कानून बनाओगे? मेरा तो सवाल है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। आपके हाई कोर्ट के एक जज ने जो कहा है, एक मुस्लिम बस्ती को पाकिस्तान कहा है और हिकारत की नज़र से कहा है, ये हेट स्पीच है कि नहीं है जज साहब? हो सकता है कि आप अपने, कुछ ऐसा कहते हैं ये लोग आपस में, जजों के बीच एक ब्रदरहुड रहता है, ऐसा कुछ कहते हैं, मुझको नहीं मालूम। जो महिला जज है उसके लिए क्या है इनके मन में, सिस्टरहुड जैसा कोई शब्द तो यहाँ रहता नहीं है, ब्रदरहुड कहते हैं जजों का। तो क्या ब्रदरहुड के चलते हुए माफ कर दिया जाएगा जस्टिस वेद व्यास 4 श्रीशानंद को? माफ कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा? नहीं कहा जाएगा बेंगलुरु शहर के थानेदार को, एसपी को, कि जज साहब के खिलाफ तुमने क्यों नहीं किया हेट स्पीच का केस? क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? मेरे मन में सवाल ये है, एक महिला का मामला, एक मुस्लिमों का मामला, इन 2 मामलों में जिस जज ने अपनी सोच बताई है, मुझको लगता है कि इस जज के ऊपर महाभियोग चला के इसको कुर्सी से हटाना चाहिए।
क्या लगता है आपको? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना महाभियोग से ही हो सकता है, उसमें संसद शामिल होती है, संसद में बहस होगी, वहाँ पे इस जज को खुद खड़े होकर या अपना वकील तैनात करके अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, होना चाहिए ये सब। उसकी जितनी खबरें बनेगी निकलेगी, उससे और बहुत सारे जजों को, वकीलों को, मेरे जैसे लोगों को कई चीज़ें सीखने मिलेगी। मैं ये इसको बददिमागी मानता हूँ, हाईकोर्ट जज ने ये जो किया है, नफरत, महिला के लिए हिकारत और इस तरह की बात बोलने का दुस्साहस, ये सब मानता हूँ मैं इस जज के मामले में। छत्तीसगढ़ में एक घटना हुई थी, वो घटना ये हुई थी कि यहाँ के बस्तर आदिवासी इलाका है, बस्तर में एक एडीजे थे जो जिला जज से थोड़े छोटे रहते हैं, एडीजे थे, आदिवासी भी थे, किसी बहुत सामान्य हालत में नहीं थे, किसी कार में थे वो। वहाँ के पुलिस के सीएसपी ने उनकी कार को सड़क के बीच में खड़े देखकर कुछ जाकर उनसे बात की, कुछ बहस हो गई वहाँ पर। अब कोई सामान्य स्थिति में नहीं है तो पुलिस को क्या समझ में आएगा वो जज है, एडीजे है, क्या है। कुछ वहाँ पर तनातनी हुई, कुछ उन्होंने कहा पुलिस अफसर को। पुलिस अफसर ने शायद उनकी बात के जवाब में कि उनके थप्पड़ के जवाब में उनके ऊपर हाथ उठाया कार में बैठे बैठे। जज साहब जो थे वो बंगले पहुंचे, वहाँ मीडिया को बुलाकर उन्होंने, चेहरे से खून वगैरह निकल रहा था, उसके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और बड़ा हंगामा हुआ, बड़ा हंगामा हुआ। अगले दिन वहाँ के जिला जज ने बाकी जजों के साथ बैठकर वहाँ के आईजी को बुलाया। आईजी पहुंचे, उनको कहा गया कि आपने ST/SC एक्ट में अभी तक जुर्म दर्ज क्यों नहीं किया है, क्योंकि जो सीएसपी था जिसके साथ ये सब हुआ था वो ओबीसी का था, वो ST/SC का नहीं था। इतना दबाव डाला गया, इतना दबाव डाला गया पुलिस पे, ये कहा गया कि आप, हाई कोर्ट बार बार पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, अभी फिर फोन आता होगा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का। आईजी ने वो जानकारी शासन को भेज दी, क्योंकि सीएसपी जो रहते हैं, डीएसपी स्तर के अधिकारी, उनको सस्पेंड करने पे जज उतारू थे वहाँ के, सस्पेंड करो इसको और इनके खिलाफ ST/SC एक्ट में जुर्म दर्ज करो। जो मुझको पता चला था वो ये था, आईजी ने ST/SC एक्ट में जुर्म दर्ज करने से मना कर दिया था, लेकिन शासन को खबर कर दी थी, क्योंकि डीएसपी स्तर के अधिकारी को केवल शासन निलंबित कर सकता है। शासन ने सुना होगा, हाई कोर्ट में बात की होगी अपने एजी से, एजी ने शायद जजों से बात की होगी, कुल मिलाकर वो अफसर सस्पेंड हो गया, सस्पेंड हो गया अफसर। रात में उसने अपने गनमैन से उसकी सर्विस रिवॉल्वर ली, तनाव में था घर में। लोगों ने मुझको कहा कि संवेदनशील था, अच्छे दिल का था, उसको बुरा लगता है, जिसका दिल अच्छा रहता है उसको बुरा जल्दी लगता है, उसको बुरा लगा। आधी रात के करीब की बात है, इस डीएसपी ने अपनी पत्नी को गोली मारी, 2 बच्चों को गोली मारी और खुदकुशी कर ली। बच्चों को जो गोली मारी वो जख्मी हो गए, तुरंत मौत नहीं हुई, उनको शायद अस्पताल ले जाया गया। एक बच्चा या बच्ची उसमें से एक की ज़िंदगी बची है, ऐसा मुझको अभी कहा गया है, और मुझको कहा गया है एक की ज़िंदगी नहीं बची। 2014 की बात है, छत्तीसगढ़ में उस समय भाजपा की रमन सिंह की सरकार थी। हाई कोर्ट अगले दिन जब ये खबर आई कि जिस अफसर के साथ बहस हुई थी जज साहब की, उसने अपने को, अपनी पत्नी को, 2 बच्चों को, सबको गोली मारी, 2 या 3 मौत हो गई है, 1 जिंदगी बची है। हाई कोर्ट ने इस पे एक इंक्वायरी ऑर्डर की, उस एडीजे को बस्तर से हटा दिया गया, कहीं और रख दिया गया।
लेकिन जिंदगी चली गई थी। अदालत अड़ गई थी कि जांच नहीं होगी। जिला अदालत में जहां आईजी को बुलाकर बात की गई थी, कहा जांच वांच कुछ नहीं, पहले जुर्म दर्ज करो ST/SC एक्ट में। मैं इस छोटी सी घटना की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अदालत के जजों के हाथ में ताकत बहुत होती है। वो खुद किसी खराब हालत में भी अगर सड़क पर किसी गाड़ी में बैठे हैं तो भी वो किसी को सस्पेंड करवा सकते हैं, इतना अपमानित करवा सकते हैं, इतना अपमानित करवा सकते हैं कि वो अपने पूरे परिवार को मार डाले। पुलिस का क्या है? पुलिस के खिलाफ तो मैं भी कई बार यहाँ बोल सकता हूँ, अखबार लिख सकते हैं, मैं भी लिखता हूँ अखबार में। जो विपक्ष में रहते हैं वो पुलिस के बारे में जो बोलना है बोलते हैं। गलतियां भी 100 तरह की रहती हैं पुलिस की, लेकिन मैं उस अफसर के बारे में सोच रहा हूं जिसको एक ADJ ने इतना जलील किया। एक जिला स्तर की अदालतें, जज इतना पीछे लग गए उसको निलंबित करवा दिया कुछ घंटों के भीतर। उसने पत्नी को मारा, बच्चों को गोली मारी, खुदकुशी कर ली। एक बच्चा या बच्ची शायद किसी तरह से बच गए थे उसमें। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जजों को अपने आप को भगवान मानना बंद करना चाहिए कि वो वहां पर व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं और प्रवचन दे सकते हैं। वो वहां पर भारत के संविधान के तहत काम करने के लिए बिठाए गए हैं। वो चाहे वेद व्यास 4 श्रीशानंद उनका नाम हो, लेकिन वो व्यासपीठ पे नहीं बैठे हैं। वो प्रवचन नहीं दे सकते हैं किसी तरह का। उनको संविधान के तहत ही काम करना है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, चीफ जस्टिस, मेहरबानी करके ये तय कीजिए कि देश के जज क्या क्या बोलें, क्या क्या न बोलें। महिलाओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, कई कमजोर तबकों के खिलाफ क्या नहीं कहते हैं। मुझको बहुत से अफसरों ने बताया है कि बड़ी अदालतों के जज उनको बुलाकर वहां खड़ा रखकर बहुत जलील करते हैं, बहुत जलील करते हैं। सोच के देखिएगा क्या करना चाहिए। मेरा एडिटोरियल अगर आपको ठीक लगता है, हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा, लेकिन सोच समझ कर। ना अदालत का, ना किसी और का, किसी का अपमान करना मेरा मकसद नहीं है। सोच समझ के लिखिएगा। अपने दोस्तों को भी भेजिएगा इसको। देश के कानून, अदालत, इसका क्या हाल है, इसके बारे में पढ़ के रखिएगा। आपका मामला ऐसे किसी जज के सामने जाएगा तो आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आप औरत हो कि आप मर्द हो, आप गरीब हो कि पैसे वाले हो, आपके बारे में क्या पूर्वाग्रह रहेंगे जज के, इसको सोच के जाइएगा। वहाँ पे लदे हुए हैं हमारे बड़े जज जो हैं, पूर्वाग्रहों से लदे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये भी सोचना चाहिए कि जजों के पूर्वाग्रह जो हैं वो कहाँ कहाँ पे टकरा रहे हैं देश के संविधान से, मानवता से, लोकतंत्र से, कहाँ कहाँ टकरा रहे हैं, वो ये देखना चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट जरूर है कि उनकी सोच जो है वो किस तरह से अलोकतांत्रिक है, अमानवीय है, असंवैधानिक है, ये सोचना चाहिए। और ये एक टेस्ट केस है, सुप्रीम कोर्ट के सामने टेस्ट केस है। 5 जज बैठकर इसको सुन रहे हैं। ये टेस्ट केस है, इसमें हो ही जाए, जस्टिस चंद्रचूड़ इसमें फैसला हो ही जाए, हम भी समझ लें कि हाई कोर्ट जज का क्या क्या बोलना आपको जायज़ लगता है। और आपके मन में भी देश की मुस्लिम बस्तियों के लिए, मुस्लिमों के लिए और महिलाओं के लिए, आपके और आपके 4 दूसरे साथी जजों का जो नाम मुझको देखने मिल रहे हैं, मुझको ऐसा लग रहा है ये 5 पुरुष जज हैं। अभी पता चलेगा कि इनका महिलाओं के बारे में क्या सोचना है। फिर मिलेंगे।
चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। सबसे बड़ी अकेली वजह पुरुषों के बीच कैंसर की मुंह का कैंसर है, जो तंबाकू से जुड़ा हुआ है। अपने परिवार पे रहम कीजिए। घर बिक जाता है, गहने तो बिक ही जाते हैं, परिवार टूट जाता है, नौकरी छूट जाती है एक कैंसर मरीज का इलाज कराने में। आप उनके और अपने दोस्तों के कंधे पर बोझ बनकर अर्थी या जनाजे पे लद के मत जाइए। उनके साथ अच्छे से रहिए। छोड़ना है तो जिंदगी को मत छोड़िए, तंबाकू को छोड़िए। फिर मिलेंगे।